दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। बैठ जाइए। डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का इक्वेशन क्या होगा, डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे जनरेट करेंगे और किसके द्वारा और कैसे ईएमएफ उत्पन्न होगा। चलिए, यदि इसके बारे में हम देखें कि डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, यदि इसके बारे में हम जाने तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। अब ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जाने तो ये जो ईएमएफ होता है, यदि हम यहाँ पर इस टाइप से लिखें तो ये होता है विद्युत वाहक बल, अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि इसे इंग्लिश में क्या लिखें तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे ही वी वा बल भी कहा जाता है, वी वा बल अर्थात कि विद्युत वाहक बल। तो आपको याद रखना है कि डीसी जनरेटर जो होता है ये आपको आउटपुट के रूप में डीसी जनरेटर डीसी वोल्टेज प्राप्त करके देगा। तो डीसी वोल्टेज जो प्राप्त होगा आपको वो ईएमएफ के फॉर्म में होगा पहले, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ किस में उत्पन्न होता है आपको ये भी मालूम है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग में ये ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, इसे ही कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन कैसे प्राप्त होता है और इसका इक्वेशन क्या है, कौन कौन से पार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किस कंडक्टर में कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है और कौन सी वाइंडिंग का उपयोग उसमें ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर की बात करें तो यह विद्युत वाहक बल डीसी जनरेटर के आर्मेचर पार्ट में होता है। अर्थात जब आप आर्मेचर को घुमाते हैं तो फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी। यहाँ पर जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एन और एस पोल के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो प्रत्येक एक एक पॉइंट पर फ्लक्स का छेदन करेगा, अर्थात कि फ्लक्स कटेंगे और जब फ्लक्स कटेंगे तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है यह आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईएमएफ प्राप्त होगा ये होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस किस में होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि वोल्टेज बनाकर अर्थात कि ईएमएफ उत्पन्न करके आर्मेचर वाइंडिंग देगा। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये इसको प्रदर्शित करने के लिए, मतलब कि इसका कनेक्शन किस टाइप से होता है, यदि हम देखें आर्मेचर वाइंडिंग का तो आर्मेचर जो होगा, आर्मेचर के स्लॉट बने होंगे। जैसे कि ये मानकर चलिए ये आर्मेचर है और आर्मेचर में यहां पर ऐसे स्लॉट कटे होंगे और इसी स्लॉट के अंदर कंडक्टर को रखा जाता है। इसे ही हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग इसमें प्लेस्ड किया हुआ होगा और जब यह आर्मेचर जब चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्लक्स कटेंगे और जब फ्लक्स कटेंगे तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। अब यही ईएमएफ जो उत्पन्न होगा इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो इक्वेशन के रूप में हम इसे कैसे लिखें, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इसकी जो चाल है वो स्पीड जो होती है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में होती है, आपको मालूम है, क्योंकि आपने इस टाइप से आपने एक सर्किट देखा होगा। यहाँ पर एन पोल है और एस पोल और बीच में रोटर पार्ट रोटेट करता है जिसे आप आर्मेचर कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटर पार्ट जब रोटेट करता है तो इसमें फ्लक्स कटते हैं और वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसे आप ईएमएफ का हम चेंज करते हैं उसे, या ईएमएफ के फॉर्म में प्रेषित किया जाता है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है इसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर के सापेक्ष से लेकर कार्बन ब्रश को कनेक्ट करके बाहर टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है। अब ये इक्वेशन क्या है, यदि हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन इस टाइप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इक्वेशन बनता है ये ईएमएफ इक्वेशन इस टाइप से बनता है, PE इज इक्वल टू
या इसे इस टाइप से भी लिखते हैं EB इज इक्वल टू 5Zn अपान 60 इंटू P अपान A। ये फार्मूला है, जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, EMF जो उत्पन्न होता है, उसका ये फार्मूला है दोस्तों। कहीं पर E लिखा होगा, कहीं पर EB लिखा होगा, दोनों का मतलब वही है। यहाँ पर E लिखा है, इसे EB भी कह सकते हैं, यहाँ पर EB भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर फाई जो है वो फ्लक्स को शो करता है। इसमें कंटेंट जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे फ्लक्स फाई हो गया, फिर Z हो गया, फिर N P अपान A इंटू अपान 60 दिया हुआ है, तो इनका मान क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये जानेंगे हम। तो यहाँ पर इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके कुछ टर्मिनल के बारे में हमें जानना होगा। चलिए, सबसे पहले जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी गणना करने के लिए एक सूत्र प्रयुक्त किया गया है, जिसे हम समीकरण के रूप में जानते हैं। और ये जो इक्वेशन है EB इज इक्वल टू 5Zn अपान 60 इंटू P अपान A, या आपका कहीं पर ऐसा लिखा होगा 5Zn P अपान 60A, ऐसा साथ में भी लिखा हो सकता है। मीनिंग तो वही होगा, यहाँ से इंटू हटा दें और इस टाइप से कर दें तो बात तो एक ही है दोनों को। लेकिन यहाँ पर इसे अलग अलग खंडों में जब डिवाइड किया गया है तो इंटू के फॉर्म में है, तो इसे ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। यदि एग्जाम में यदि आपको ये इक्वेशन देखने मिलता है तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि इसमें कितने 5Zn और P दिया हुआ है अपान 60 इंटू अपान A दिया हुआ है। तो ये इसको आपको याद रखना होगा। अब ये जो EMF जो पैदा होता है, EMF जो इक्वेशन बनता है वो कैसे बनता है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक आपको 4 पोल DC आर्मेचर देखने मिल रहा होगा। कितने पोल? 4 पोल। तो 4 पोल DC आर्मेचर कैसा होगा? हम अभी तक 2 पोल DC जनरेटर की बात कर रहे थे, तो 4 पोल और 2 पोल में अंतर क्या है? तो यहाँ पर जो 2 पोल होते हैं, 4 पोल, ठीक है, 8 पोल, तो ये जो आर्मेचर होता है इसके बारे में हम जाने तो ये आर्मेचर के अंदर का भाग है। ये देखेंगे इतना भाग आर्मेचर के अंदर का भाग है। यहाँ पर एक पोल बना S, तो यहाँ पर बना दूसरा पोल N, तो ये S है, ठीक है, तो ये S बना, ये S बन गया, ये N है तो ये N। मतलब आमने सामने की जो पोल है आपको यहाँ पर देखने मिल रहा होगा, समान देखने मिल रहा होगा यहाँ पर आमने सामने की पोल। तो ये जो 4 पोल होता है, जनरेटर द्वारा विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न करेंगे आप, तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसे आर्मेचर चालक कहा जाता है, यही आर्मेचर वाइंडिंग में EMF इंड्यूस्ड होता है। चलिए, अब ये जो 4 पोल का DC जो आर्मेचर है, इसमें एक N, तो S N S, मतलब कि दोनों अपोजिट मिल रहे हैं। कैसे देखेंगे हम? यहाँ पर N है तो ऊपर भी N है, साइड में S है तो साइड में इस साइड भी S है, मतलब दोनों साइड S S N। तो इसकी जो वाइंडिंग करने की तो तरीके होते हैं, इसमें इस टाइप से होता है कि यहाँ पर आप जब कंडक्टर को लपेटेंगे, मतलब कि यहाँ पर आपने कंडक्टर को प्लेस कर दिया, तो ये जो कंडक्टर के मतलब कि ऐसे छोटे छोटे राउंड शेप मिल रहे हैं, गोल गोल शेप आपको देखने मिल रहे हैं, ये कंडक्टर के शेप हैं। मतलब कंडक्टर को ऐसे सिलेंडर के आकार से इस छोर से उस छोर तक वाइंडिंग को लपेटा गया है। तो आप जैसे वाइंडिंग को लपेटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S और N, फिर N, फिर S, फिर S, फिर N। तो यहाँ से कंडक्टर निकल के कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। फिर यहाँ से कंडक्टर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कंडक्टर यहाँ आएगा। मतलब कि यहाँ पर आर्मेचर के चारों भाग में, मतलब चारों कोने में यहाँ पर कंडक्टर को लपेट दिया जाएगा, मतलब कि स्लॉट के अंदर भर दिया जाएगा। इसके स्लॉट को मतलब कि कितने कंडक्टर इसमें जाएंगे उसके लिए EMF इक्वेशन जिम्मेदार होता है। उसके लिए कितने स्लॉट है, कितने पोल हैं, ये जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर ये जो चालक है, इसी चालक में EMF उत्पन्न होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए देखेंगे हम। EMF में आर्मेचर जो है प्रति चक्र में चालक द्वारा उत्पन्न जो औसत विद्युत वाहक बल है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। तो ये जो फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स
परिवर्तन की दर जिसे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स के मान में जिस दर से परिवर्तन होगा वहां पर उतना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, इस नियम का एक फार्मूला है और ये जो फार्मूला है डी फाई अपान डी टी, डी फाई अपान डी टी। तो इसे ही कहा गया है फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा तो उसे डी फाई अपान डी टी से शो करेंगे। अब ये कैसे, यदि 1 परिवर्तन हुआ तो डी फाई 1 अपान डी 2 हो गया, यदि डी फाई 2 अपान डी टी मतलब कि दूसरा परिवर्तन होता तो डी फाई 2 अपान डी टी लिखते। तो इसे इस टाइप से लिख सकते हैं डी फाई 1 अपान डी टी, डी फाई 2 अपान डी टी। तो अप टू करते हुए ऐसे डी फाई एन अपान डी टी तक जाएगा, क्योंकि एन क्या होता है, लास्ट की संख्या होती है ना, ऐसा लिखते हैं ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 अप टू करके लिखते हैं हम। यदि कोई मान है यहाँ से तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर वैसा ही लिखेंगे डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3, डी फाई 4, डी फाई 6, मतलब कि फ्लक्स के मान में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस लेवल का। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया। तो ये जो फार्मूला है डी फाई अपान डी टी, इसे यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार डी फाई अपान डी टी वोल्ट उत्पन्न होता है। क्लियर है। अब चालक के द्वारा एक साइकिल जब पूरा किया जाएगा, यहाँ पर किसी कंडक्टर के द्वारा, किसी चालक के द्वारा एक चक्र में काटा गया फ्लक्स, क्योंकि जब एक चक्कर कंप्लीट किया जाएगा तो वहां पर कुछ फ्लक्स कटेंगे, और जब कुछ फ्लक्स कटेंगे तो वो फ्लक्स के मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि चालक के द्वारा एक चक्र में, मतलब कि एक साइकिल जब कंप्लीट होगी, ध्यान दीजिए, चालक के द्वारा एक चक्र में काटा गया जो फ्लक्स होगा उसका मान होगा डी फाई। तो यहाँ पर जब उसे हम शो करेंगे डी फाई इज इक्वल टू पी फाई, तो ये जो है फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर हुई है, मतलब फ्लक्स के मान को जो काटा गया है, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी कटेगा, तो अलग अलग फ्लक्स के मान में अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो प्रति सेकेंड जो चक्करों की जो संख्या है उसे शो करेंगे n अपान 60, n अपान 60। तो ये जो n का मान है, n मतलब कि चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब यहाँ पर चक्र, एक चक्र कंप्लीट करने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं कि नहीं, तो इसीलिए इसमें अपान 60 कर दिया गया है, क्योंकि आपको जो फार्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू या EB इज इक्वल टू 5ZN अपान 60 इंटू P अपान A। तो ये जो 60 है, ये 60 कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया। ये कहाँ से आया, प्रत्येक चालक द्वारा एक चक्र में काटा गया फ्लक्स, प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या। तो एक सेकेंड में चक्कर की जो संख्या होगी तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो इसीलिए 60 का यहाँ पर भाग दिया गया है चक्करों की संख्या में। तो ये जो n अपान 60, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं n अपान 60 P अपान A, और यहाँ पर इनटू करके ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपके पास बचेगा फाई और Z, तो फाई और Z आपके पास बचेगा। तो ये फाई और Z इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये इस टाइप से इनटू में आ चुका है, ये क्लियर है। अब एक चक्कर का जो समय होता है वो कैसे होता है, 1 सेकेंड का चक्कर, तो 1 सेकेंड के चक्कर में 60 ऊपर चले जाएगा, अंश में चले जाएगा, और 1 हर में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक चक्कर का आप समय निकालना है हमको, एक चक्कर का समय, टोटल समय एक चक्कर का कितना है। तो यहाँ पर एक चक्कर का जो टाइम होगा इसे dt से शो किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसलिए आपने यदि 12th मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो डी फाई अपान dt लिखते हैं। तो जो dt होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। डेल t आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर जो dt है ये 60/n हो जाएगा सेकेंड, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में इतना समय, इतना सेकेंड लगेगा। एक चक्कर को पूरा करने में 60/n सेकेंड लगेगा इसमें। अब इसी इक्वेशन को यदि हम इसमें मान रख दें, वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, ये जो p फाई है, तो p फाई कहाँ पर दिया है, ये d फाई जो है ये p फाई के बराबर होता है। d फाई किसके बराबर होता है, p फाई के बराबर होता है, मतलब कि पोलों की संख्या के बराबर होता है। तो ये जो d फाई है ये p फाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम d फाई और d फाई का हम मान रख देंगे p फाई, तो कैलकुलेशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल में जब हम d फाई का मान p फाई रख देंगे, तो ये p फाई हमने d फाई का मान रख दिया। अब अपान में जब यहाँ मान रखेंगे तो हमें अभी पता चला था कितना मान, यहाँ पर 60/n, यहाँ पर जो लिखा है 60/n लिखा हुआ है, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 60/n भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो है एक चक्कर का जो समय, यहाँ पर dt इज इक्वल टू 60/n सेकेंड लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे तो 60 अर्थात कि 60/n वोल्ट हो जाएगा। अब यदि मैं कैलकुलेशन कर दूं इसे, तो ये जो है n ऊपर चले जाएगा, मतलब कि अंश में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा Np∅/60 वोल्ट। तो इसे कैलकुलेशन करने पर इस टाइप से मान चेंज हो जाएगा। अब ये जो मान कैसे कैसे निकला है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इसमें, ठीक है। अब मानकर चलिए जो आर्मेचर में जेड चालक कार्यरत है, मतलब अब जेड चालक की मतलब कहने का मतलब यह है कि कंडक्टर कितने लगे हैं हमें पता नहीं है। हम मानकर चले कि जेड कंडक्टर लगी हुई है, तो जेड का मान फिर हम रखेंगे 1 2 3 4। एक कंडक्टर होगा तो 1 रखेंगे, 10 कंडक्टर होगा तो 10 रखेंगे, 2 कंडक्टर होगा तो 2 रखेंगे मान, जेड का मान। तो अब यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि आर्मेचर में जो वाइंडिंग लपेटी हुई है उसमें फेरों की संख्या कितनी है। तो हमने यहाँ पर आर्मेचर में जेड चालक कार्यरत हैं, लगे हुए हैं, वाइंडिंग किए हुए हैं। तो जेड चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर नोट किया है, तो हम यही फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे। तो साथ में हमारे जेड भी आ जाएगा, साथ में हमारे क्या आ जाएगा, z भी आ जाएगा। तो ये जो मान हो जाएगा p∅, अब z आ गया तो z भी आ जाएगा यहाँ पर, तो p∅Zn/क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। भाई p∅ कहाँ से आया, p∅ आया है d∅ से, क्योंकि d∅ इज इक्वल टू क्या होता है, p∅ होता है। तो ये दोनों का तो कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया। अब ये n कहाँ से आया और 60 कहाँ से आया, तो हमें पता है एक चक्कर का समय कितना होता है dt, और dt इज इक्वल टू 60/n होता है। तो यहाँ पर 60/n था, n को हमने ऊपर ले जा लिए, तो वो अंश से किस में, हर से किस में चला गया, अंश में चला गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो ये मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब चलिए, यदि आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या a हो, तो ये जो a है समांतर पथों की संख्या कहलाता है। तो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या मतलब क्या होता है, मतलब पैरेलल। तो पैरेलल पाथ कितने हैं वो डिपेंड करता है कि समांतर पथों की संख्या में जो पैरेलल में, मतलब कि समांतर में जो चालक रखे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, ये भी पता करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या यदि a है, तो डीसी जनरेटर में के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। अब मानकर चलिए समांतर पथों की संख्या में a का मान 4 है, तो a का मान हम 4 रखेंगे उसमें, तो उसमें जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस फार्मूले से निकल जाएगा। वहां पर a का मान रख देंगे हम, ठीक है। तो अब आर्मेचर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो
तो ये निकलेगा P5ZN/60A। ये फार्मूला निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब इसे हम कैलकुलेशन करें, अलग अलग फॉर्म में चेंज कर दें इसे, तो यहाँ पर ये मान निकल के आता है कि E इज इक्वल टू 5ZN/60 इंटू P/A। और ये फार्मूला इसके पहले ही स्टार्टिंग के समय मैंने आपको बता दिया था। चलिए यही फार्मूले को यहाँ पर हम लिखें तो E इज इक्वल टू 5ZN/60 इंटू P/A। यहाँ पर जो P/A है इसे अलग शो क्यों किया गया है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उसका मान जो है अलग अलग समय में यहाँ पर अलग अलग रखा जाता है, इसीलिए इसका जो मान है ये कांस्टेंट नहीं होता, अलग अलग रखा जाता है। देखिए वो कैसे, अब यहाँ पर देखेंगे तो E जो है वो जनित्र में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है उसका मान है, और उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चा, वोल्ट होती है। अब यहाँ पर ये जो फ्लक्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जो प्रति पोल जितने पोल हैं प्रत्येक पोल में जितनी फ्लक्स होगी वो फ्लक्स पर पोल कहलाएगा। तो ये फ्लक्स पर पोल कहलाएगा, अर्थात कि पर पोल चुंबकीय फ्लक्स इसकी इकाई होती है वेबर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो Z का मान क्या होता है, Z को क्या शो किया जाता है, Z का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो Z का मतलब होता है आर्मेचर चालकों की संख्या। मतलब आर्मेचर जो कंडक्टर है, आर्मेचर वाइंडिंग जिसे कहते हैं, आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर जो वाइंडिंग लगी हुई है उसमें कंडक्टर की संख्या, कितने चालक तार उसमें लपेटे गए हैं, उसकी संख्या के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है उसे। ठीक है, तो Z क्या कहलाता है, आर्मेचर चालकों की संख्या। वैसी N क्या हो जाएगा, ये होता है आर्मेचर की घूर्णन गति जिसे RPM में शो किया जाता है। उसके बाद P, जो P से शो किया जाता है, ये नंबर ऑफ पोल्स कहलाते हैं, ये आपको भी मालूम है, मतलब कि पोलों की संख्या। और A जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। पैरेलल जो कंडक्टर लगे होंगे उसी को समांतर पथों की संख्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के बारे में बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और इसे आपको नोट करना है। सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। E इज इक्वल टू 5ZN/60 इंटू P/A। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वाइंडिंग में अलग अलग यहाँ पर मान रखना होता है। यदि लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग यदि आप करते हैं जनरेटर में, तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो A है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर हो जाएगा। और वेव वाइंडिंग में A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अर्थात कि समांतर पथों की संख्या का मान 2 रखना होगा आपको। तो हमें पता है कि जनरेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक तो लेप वाइंडिंग और दूसरी वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग करते हैं तो इसमें लेप वाइंडिंग के समय में A का जो मान है, अर्थात कि समांतर पथों की संख्या, A का मान नंबर ऑफ पोल के मान के बराबर होता है, अर्थात कि A इज इक्वल टू P होता है। और दूसरा वेव वाइंडिंग में A का मान 2 होता है, अर्थात कि समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को नोट करेंगे क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें तो किस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं ये इसे देखेंगे और हम 5 मिनट में फिर क्लास खत्म करेंगे दोस्तों। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि किसी लेप वाउंड में 8 पोल वाले आर्मेचर में चालक कितने हैं, 800 हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। यदि इसे आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी लेप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक हैं, कितने कंडक्टर हैं, 800, और फ्लक्स का मान कितना दिया है, 15 मिली वेबर।
तो 15 मिली वेबर प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो तो मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? पोल दिया हुआ है, कितने पोल दिए हुए हैं? 8 पोल, मतलब P का मान कितना दिया हुआ है? 8 पोल दिया हुआ है। समांतर पथों की संख्या मैंने आपको बताया है, लेप वाइंडिंग की यदि बात किया जाए दोस्तों, तो लेप वाइंडिंग में यदि समांतर पथों की जितनी संख्या है उतनी संख्या पोल की भी होती है, तो A = P होता है उसमें। तो यहाँ पर जितना A का मान होगा उतना ही P का मान होगा। तो P का मान कितना दिया हुआ है? 8 पोल दिया हुआ है, तो समांतर पथों की संख्या भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स फाई का मान तो दिया हुआ है 15 मिली वेबर पर प्रति मोल, तो 15 मिली वेबर पर प्रति पोल दिया हुआ है। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो फ्लक्स है मिली वेबर दिया हुआ है, तो ये 10⁻³ की घात हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लक्स का मान निकल जाएगा 15 × 10⁻³ की घात। उसे वेबर में चेंज कर लिए हमने, मिली वेबर को वेबर में चेंज कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो घूर्णन गति है इसकी कितनी निकल जाएगी? n 500 आरपीएम ये दिया हुआ है। देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 500 आरपीएम दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चालकों की संख्या है z का मान कितना दिया है? 800, मतलब चालकों की संख्या भी 800 दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया क्या क्या है, इन चीजों को हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? E = φZn/60 × P/A, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में मान रखेंगे। इस फार्मूले में यदि आपने मान रख दिया तो कैलकुलेशन करके आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लक्स फाई का मान हमने 15 × 10⁻³ की घात रख दिया। Z का मान हमने यहाँ रख दिया, कितना है? Z का मान यहाँ पर Z का मान कितना दिया है? 800, तो ये Z का मान उठ के कहाँ आ गया? 800। N का मान कितना दिया है? 500 आरपीएम। कैलकुलेशन कर देंगे, 60 में आ जाएगा क्योंकि फार्मूले में 60 लिखा हुआ है। P का मान कितना दिया है यहाँ पर? 8। ठीक है, और A का मान कितना दिया है यहाँ पर? 8 दिया हुआ है, क्योंकि A = P होता है लेप वाइंडिंग में। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा। E का मान कितना निकल जाएगा? 0 से 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकलेगी 100 वोल्ट। ये कैलकुलेशन आपको से बनता है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके किसी लेप वाइंडिंग किया हुआ डीसी जनरेटर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कितना ईएमएफ बन रहा है, वो निकाल सकते हैं। इस टाइप से कैलकुलेशन करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद का जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।